हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ एजुकेशन साइंस में। दोस्तों, मैं इसमें लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं करा पा रहा था क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं शॉर्ट्स वीडियो डाल रहा था। अब यूपी बोर्ड पेपर की स्कीम लॉन्च हो गई। मैं उसके लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो मेरे पिछले भी जितने क्वेश्चन बताए थे वो क्वेश्चन फंसे, और हमारे कई जानने वाले फ्रेंड्स जिन्होंने टॉप किया बायो में, तो उसी पर्पज़ से मैं एक वीडियो फिर से अपलोड कर रहा हूँ 2026 के लिए। मैं हर एक मैंने पिछली वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट बताए थे, वो भी आप देख लीजिए। और इस वीडियो में भी वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, और भी बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाता हूँ, सिर्फ वही शॉर्ट्स या लॉन्ग आंसर लाता हूँ जो वेरी इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तो इसमें देख लीजिए। पहला है मेंडल लॉ, उसके बाद में डबल फर्टिलाइजेशन है, उसके बाद में आरआरएनए और आरडीएनए टेस्ट, उसके बाद में डीएनए स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, तो इसमें जो है क्या बोलते हैं, पहली हेडिंग है अपनी कि पहला टॉपिक है आनुवंशिक और विकास। इससे आपका क्वेश्चन फंसेगा, हो सकता है शॉर्ट में आए या लॉन्ग में आए, ये नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर बताऊँगा ये क्वेश्चन फंसेगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि इसमें बता रहे हैं कि प्रथम मेंडल के नियमों की व्याख्या कीजिए, विशेषकर प्रभाविता और पृथक्करण का नियम। ठीक है, इसमें ये दो क्वेश्चन हैं। अब ये लॉन्ग में आएगा तो ये दो आ सकते हैं, शॉर्ट में आएगा तो इसमें से दोनों में से एक आ सकता है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, तो इसका आंसर देखिए, ग्रेगन जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर अपने प्रयोगों के आधार पर आनुवंशिकता के नियम दिए। पहले दो नियम सबसे महत्वपूर्ण हैं। इसमें जो इन्होंने दो नियम दिए थे, उसमें जो पहले के दो नियम है बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए मैं पहले नियम के बारे में बात करता हूँ। तो इसमें है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डिमोशन। ठीक है, तो मैं इसमें बताता हूँ। ये देखिए, ये नियम, ठीक है। इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत शुद्ध लक्षणों वाले जनकों के बीच संकरण मतलब क्रॉस कराया जाता है या संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी के केवल एक ही लक्षण प्रभावी लक्षण दिखाई देता है। देखिए, आपने टेस्ट क्रॉस जरूर पढ़ा होगा, उसमें स्मॉल टी और कैपिटल टी लिए जाते हैं। तो उसको टेस्ट क्रॉस कराओगे तो उसमें एक स्मॉल टी रहेगा, एक कैपिटल टी रहेगा। उसी तरीके से आगे इसमें बताया भी जाएगा। देखिए कि जो लक्षण छिप जाता है उसे प्रभावी लक्षण, आप प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मैंने जो बताया था देख लीजिए, यहाँ पे खुद बता रहा है उदाहरण में। ये देखिए, किससे दिखा रहा हूँ मैं आपको, क्या बताया गया है। जब शुद्ध लंबे पौधे डबल टी मतलब कैपिटल टी और शुद्ध बोने पौधे स्मॉल टी के बीच क्रॉस कराते हैं, तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे मतलब सभी पौधे लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं, और ये लंबापन जो है वो कैपिटल टी हो गया, बोना पौधा जो है स्मॉल टी हो गया। ठीक है, इसमें बताया गया है कि यह लंबापन कैपिटल टी और बोनापन स्मॉल टी पर प्रभावी हैं। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा नियम पढ़ते हैं। देखिए दूसरा नियम,
पृथक्करण का नियम है। ठीक है, तो इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में इस नियम के अनुसार एफ मान पीढ़ी के विषम युग्म में, मतलब विषम में हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। ठीक है, वही इसमें बताया गया कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद में दोनों कारक तो वही बताया गया कैपिटल और स्मॉल के साथ रहते हैं, लेकिन वे मिक्स नहीं होते हैं। तो इसमें दोस्तों बताया गया है कि ये दोनों रहते तो हैं पर मिक्स नहीं होते हैं। युग्मक मतलब गैमेट जो हैं निर्माण के समय ये दोनों कारक एक दूसरे के पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है, इसी कारण है कि F2 पीढ़ी के बौना लक्षण स्मॉल टी फिर से प्रकट हो जाता है। आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि स्मॉल टी फिर से मतलब आ जाता है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा दूसरा टॉपिक कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पिछली बार भी फंसे थे और मैं जब पढ़ा था तब भी फंसे हुए थे। ठीक है, और इस बार भी मैं बता रहा हूँ, और भी बायोलॉजी की लॉन्ग शॉर्ट्स MCQ क्वेश्चन में लाता रहूँगा। ये पेपर से पहले मैं सब कुछ करा दूँगा, ओके कर दूँगा। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन पढ़ते हैं दूसरा। तो जिस तरह से क्या क्वेश्चन देखिए, इसमें बताया गया है डिसोसिएशन या डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, इनके क्या महत्व हैं। ठीक है, तो देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। यह पुष्पी पादपों फ्लावरिंग प्लांट जो है, यह पुष्पी पादपों में होने वाली निषेचन की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। तो ये फ्लावरिंग प्लांट क्या है, यह पुष्पी पौधों में होने वाली निषेचन की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। इसकी खोज जो है नवाश्चन्य की, ये इसकी खोज याद रखना आप लोग। इसमें जो है आप पहले पूरा टॉपिक पढ़ लीजिए, उसमें से आप अपने आप से भी बना सकते हैं पॉइंट, और मैंने जो भी इसमें लिखा है अपने आप से टाइप किया है वो भी देख सकते हैं कि इसमें इनकी खोज नवाश्चन्य ने की है। उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें बताया गया है सत्य निषेचन। तो यह जो है पहला नर युग्मक अंड कोशिका एक सेल से संलयित फ्यूज होकर युग्मक मतलब गैमेट जो है बनाता है, जो बाद में एम्ब्रियो विकसित करता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है कि त्रिसंलयन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, कि इसमें लिखा जाएगा दूसरा नर युग्मक भ्रूण कोश के केंद्र पर स्थित द्वितीयक केंद्रक में संलयित होकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। ये भी समझ गए होंगे आप। उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें देखिए परिणाम में क्या है, क्योंकि यह प्रक्रिया में दो संलयन सत्य निषेचन और त्रिसंलयन होते हैं, इसे ही द्विनिषेचन कहते हैं। ये भी समझ गए होंगे। उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए मैं ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करूँगा, इसमें उसके अंतर्गत भी हैं पॉइंट। देखिए गैमेट और एम्ब्रियो बनाता है यह पौधा। ठीक है, उसके बाद में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष एंडोस्पर्म जो है का विकास होता है, जो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद में
ये नया टॉपिक आया है जैव प्रौद्योगिकी। यहाँ से भी वेरी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है और डीएनए आरएनए में अंतर है, डीएनए क्या होता है, आरएनए का पूरा नाम, डीएनए का पूरा नाम, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं अगली वीडियो में ये सब दे दूँगा। अगर आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक भेज दूँगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक पर भी वीडियो एक बना के अपलोड कर दूँगा लॉन्ग, क्योंकि मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक बनाए हुए थे, मैं उसको उसी तरीके से पढ़ा था। मेरे भी 80% नंबर थे बायोलॉजी में, पर मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की थी। लेकिन आप लोगों से कह रहा हूँ मेहनत कर लीजिए। मेरे भी पिछली बार मेरे फ्रेंड ने भी पेपर दिया था, मैंने उससे जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी के बताए थे वो सारे क्वेश्चन बायोलॉजी के फंसे थे। इसीलिए फिर से कह रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ मेरी सारी वीडियो देखिए, तो उसमें आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और एक तरफ से ये क्या बोलते हैं, अपना कोर्स भी कंप्लीट करके रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि पुनर्संयोजन तकनीक क्या है, इसके मुख्य चरण लिखिए, ठीक है। मतलब आर डी एन ए तकनीक के बारे में इसमें जो है बात होने वाली है, ठीक है। तो चलिए देखता हूँ। इसमें लिखा हुआ है आरडीएनए तकनीक, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। तो इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये नाम याद रखिए। उसके बाद में यह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी एक जीव के वंचित जीव मतलब डीएनए के जो खंड होते हैं छोटे छोटे को निकाल कर किसी अन्य जीव के डीएनए के साथ जोड़कर नया डीएनए आरडीएनए अणु बनाया जाता है। ये समझे आप कि जो डीएनए के छोटे छोटे कण करके दूसरे किसी जीव के अंदर डालकर नया डीएनए का अणु बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दोस्तों अगर इसमें कोई भी चीज़ पूछना हो तो मेरे यूट्यूब पे कमेंट करना, या यूट्यूब से जाके मेरे इंस्टाग्राम आईडी या व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हो। मैं इसकी भी पीडीएफ अपलोड कर दूँगा, जिसको भी चाहिए वो कमेंट कर सकता है, ठीक है दोस्तों। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो उसमें मुख्य चरण देख लीजिए, आरडीएनए तकनीक के मुख्य चरण। तो वंचित जीव की पहचान। सबसे पहले उस जीव की पहचान की जाती है जो स्थानांतरित करना है, मतलब जैसे कि इंसुलिन बनाने वाला जीव, ठीक है। उसके बाद में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये स्कैन ये रहा सेकेंड पॉइंट, जीन को काटना। इस वंचित जीन को और वाहक वेक्टर और प्लाज्मिड को एक ही प्रतिबंधन एंजाइम जिसे आणविक कैंची कहते हैं, उसके द्वारा ही ये काटा जाता है, ठीक है। इसमें साफ सब लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में मैं थर्ड पॉइंट की तरफ चलता हूँ। ये थर्ड पॉइंट रहा कि जीन को जोड़ना कैसे है। तो वांछित जीन को लाइकेज एंजाइम, ये एमसीक्यू आ सकता है कि जीन को जोड़ा कैसे जाता है, तो इसमें आ जाएगा लाइगेज एंजाइम के द्वारा हम जो है जीन को जोड़ भी सकते हैं। ये हमारे जब हमने पेपर दिया था तब आया था एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। जीन को कैसे जोड़ा जाता है, वांछित जीव को लाइगेज एंजाइम जिसे आणविक गोद कहते हैं, ठीक है। तो लाइगेज एंजाइम की सहायता से वाहक के साथ जोड़ा जाता है, जिसे नए बने डीएनए को जो आरडीएनए कहते हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट में नाम लेके बोल रहा हूँ, आरडीएनए कहते हैं। उसके बाद में देखिए इसमें जो है हम
चौथा पॉइंट रहा हमारा ये कि पोषी में स्थानांतरण। इस आरडीएनए में एक पोषी कोशिका मतलब होस्ट सेल जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया में प्रवेश कराया जाता है। ये आपने पढ़ा होगा, इस चैप्टर में पढ़ा होगा कि ई कोलाई बैक्टीरिया में डीएनए को जो है प्रवेश कराया जाता है। अगर आप चाहते हैं मैं इसको विस्तार में बताऊं या इस चैप्टर से कोई भी टॉपिक आपको ना समझ में आ रहा हो, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको शॉर्ट लैंग्वेज में बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट नोट्स रखे हैं, मैं अपलोड नहीं करना चाहता हूँ। इसीलिए अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो बता देना, मैं लॉन्ग वीडियो बना दूँगा या शॉर्ट वीडियो बना के आप तक ये पहुँचा दूँगा, यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद में ये रहा पाँचवा पॉइंट कि क्लोनिंग और उत्पाद प्राप्ति। जब पोषी कोशिका विभाजित होती है तब आरडीएनए में भी कई प्रतियां क्लोन मतलब जो क्लोन बनाया जाता है वही बता रहा है इसमें कि कई प्रतियां बनती हैं। जैसे इसको शॉर्ट में डीएनए की फ़ोटोकॉपी भी कहते हैं, ये आप पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया है डीएनए की कई भी मतलब प्रतियां बनती हैं। ये कोशिकाएं वांछित प्रोटीन जैसे इंसुलिन का उत्पादन करती हैं, जिसे बाद में शुद्ध कर लिया जाता है, ठीक है। आप लोग ये भी समझ गए होंगे। उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ मैं। अब टॉपिक है इसमें ये आणविक आनुवंशिक, ठीक है। उसके बारे में जो क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन है कि डीएनए की संरचना का वाटसन एवं क्रिक मॉडल समझाइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये वाला जो क्वेश्चन है ये अपना वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप देख लीजिए इसको, आप बिल्कुल तरीके से याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। और उसके बाद में मैं एमसीक्यू भी अपलोड करूँगा, इसमें से ही कुछ क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यू के लिए। तो इसको मैं समझा रहा हूँ कि उत्तर में क्या लिखेंगे। कि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। मतलब जो 1953 में इन्होंने तो उसमें डबल हेलिक्स संरचना जो है प्रस्तुत किया था 1953 में। ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि कब प्रस्तुत की गई या कौन सी संरचना जेम्स वाटसन ने जो है प्रस्तुत की, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद में क्या विशेषताएं बताई हैं वो देख लीजिए। इसमें है ये कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं, तो डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं से बना होता है जो एक दूसरे के चारों ओर स्पाइरल रूप में लिपटी रहती हैं। डीएनए का डबल स्ट्रक्चर जो है वो आप जानते ही होंगे, इसमें एथनिन गोवानिन जो है बॉन्ड पाए जाते हैं उस तरह से। और अगर मैं आपको और बता दूं, वाइवा में आपको यही बना लीजिए, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, 2-3 क्वेश्चन ही बनेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको आप देख लीजिए और वाइवा में यही बना लीजिए डीएनए का डबल स्ट्रक्चर। उसके बाद में हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है कि शर्करा फास्फेट बैकबोन प्रत्येक श्रृंखला की बाहरी हिस्सा बैकबोन डीऑक्सीराइबोज शर्करा मतलब डीएनए शुगर और फास्फेट अणुओं से बना होता है, ठीक है। उसके बाद में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए एक सेकेंड, तीसरा पॉइंट ये है कि नाइट्रोजन क्षारक
जी के अंदर स्थित होते हैं। मतलब एटनिन, थायनिन, गुआनिन, साइटोसिन के अंदर की ओर स्थित होते हैं। ठीक है। उसके बाद में चौथा पॉइंट है कि 4 युग्मन के नियम बेस एक श्रृंखला में एडेनिन हमेशा दूसरी श्रृंखला के थायमिन के 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ता है। मतलब हाइड्रोजन होगा तो 2 बंध होंगे और साइटिन और गुआनिन होगा तो उसमें 3 बंध होंगे। और यही आगे लिखा हुआ, गुआनिन हमेशा साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, यह भी दोस्तों समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद में 5वां और लास्ट पॉइंट है, ये देखिए कि प्रति समांतर 2 श्रृंखलाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं यदि एक श्रृंखला की दिशा 5 से 3 है। मतलब जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है ना, तो दूसरी श्रृंखला 3 से 5 होगी। मतलब जो अपनी डीएनए होता है इस तरह से, देखिए क्या बोलते हैं, देखिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये जैसे कि ऐसे ये डीएनए है तो यहाँ पे जो है एटनिन हो गया, यहाँ पे थायनिन हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे और ये 5 से हो गया, ये 3 हो गया। उसके बाद में एटनिन, फिर ये गुआनिन, साइटोसिन, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, डबल स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट कीजिए और आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे मैं अपने यूपी बोर्ड कक्षा 12 और हाई स्कूल के लिए जितनी भी वीडियो अपलोड करें वो सारी आप तक बहुत जल्दी पहुँचें। दोस्तों मैं मेहनत आपके लिए कर तो रहा हूँ, पर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं जो है और आपके लिए मेहनत करूँ और अच्छे से फिर मैं लाइव आना स्टार्ट कर दूँगा 2027 में। सारा टॉपिक मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इस टाइम मैं खुद जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे पास टाइम खुद नहीं है, फिर भी मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ फिर से आप लोग जो है मेरी वीडियो को देखें और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लिखें, और आप लोग मेरे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कमेंट कर दें या हमारे व्हाट्सएप पे जा करके हमें कमेंट करें कि हमें आपको पीडीएफ चाहिए या और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं तुरंत उसको जो है अपलोड कर दूँगा, या आपके नंबर पे ही भेज दूँगा, या तो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।